प्रूफ किया था हमने, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू रूट आई प्रूफ किया था फॉर दी कॉम्पैक्ट, है ना, कॉम्पैक्ट रिक्वायरमेंट of the compound gear train in which the center distance, the overall center distance will be as minimum as possible. That is the compactness. ठीक है? So in the today's class we will discuss something on the worm and worm wheel terminology. Worm and worm wheel terminology. बात नहीं करूंगा। वर्म एंड वर्म व्हील टर्मिनोलॉजी। देखो आपने प्रीवियस क्लासेस में स्क्रू पढ़ाई है। स्क्रू का एक पिच होता है, एक लीड होती है, ठीक है? पिच का मतलब होता है स्क्रू एक राउंड में कितना आगे बढ़ता है। इन वन रिवॉल्यूशन ये कितनी एक्साइल डिस्टेंस से आगे बढ़ जाता है, दैट इज द पिच, दैट इज द पिच ऑफ द स्क्रू। ठीक है? एक राउंड में कितना आगे बढ़ जाता है, राइट? तो अब स्क्रू को कई तरह से करते हैं। एक तो होता है सिंगल स्टार्ट, एक होता है डबल स्टार्ट, सिमिलरली ट्रिपल स्टार्ट। तो सिंगल स्टार्ट में यदि ये पी डिस्टेंस से आगे बढ़ रहा है तो डबल स्टार्ट में ये 2p से आगे बढ़ रहा है ये। तो ये जो लीड है, अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो लीड की है। द डिस्टेंस कवर्ड, द एक्साइल डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द स्क्रू, एक्साइल डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द स्क्रू, दैट इज द लीड। तो सिंगल स्टार्ट के लिए लीड इक्वल टू p होता है, मतलब लीड और पिच दोनों आपस में बराबर होते हैं, जितनी पिच उतनी ही लीड सिंगल स्टार्ट। लेकिन डबल स्टार्ट में वो 2p से आगे बढ़ता है तो लीड की वैल्यू 2p के बराबर हो जाती है। ठीक है? सिंगल स्टार्ट डबल स्टार्ट का मतलब ये है कि स्क्रू पे हमने थ्रेड्स काटे हुए, तो एक थ्रेड काट दिया, फिर उसके बीच में से दूसरा थ्रेड भी पूरा राउंड हो रहा है, तो स्क्रू की मोशन की गति, जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। एक तरह से ये समझो कि मान लो कोई लैडर लगी है, ठीक है? लैडर लगी है, अब इस लैडर में स्टेप्स लगे हुए, ठीक है? एक आदमी लैडर पे चढ़ रहा है, ठीक है? कुछ समय लगेगा चढ़ने में। अब चढ़ते चढ़ते आपने कुछ सहारा और दे दिया, उसे सपोर्ट दे दिया, क्या कर दिया? तो वो कम समय में चढ़ जाएगा लैडर, लैडर तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी ना। तो डबल स्टार्ट होने से स्क्रू की मोशन जल्दी जल्दी होने लगती है। मतलब लैडर में यदि स्टेप पहले 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर थे और यदि स्टेप आपने 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा दिए तो दूसरा स्टेप सपोर्ट कर रहा है उसको, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो डबल डिस्टेंस कवर करता है। ट्रिपल थ्रेडेड स्टार्ट में ट्रिपल डिस्टेंस कवर करता है। तो L = 2p, L = 3p, ये इस तरह से चीजें होती हैं। तो यहाँ पर यूनिट कैन होती किसी भी, हाँ, डिस्टेंस कवर करना हो कैसे नहीं पता क्या यूनिट मिलीमीटर में ले लीजिए, सेंटीमीटर, मीटर, व्हाटएवर, जनरली मिलीमीटर में होती है। ठीक है? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है? हाँ, वही लेंथ है। तो देखो बात नहीं करोगे, वर्म एंड वर्म व्हील को हम डिजिग्नेट करते हैं Z1, Z2, Q और M। Z1, Z2, QM, ये याद रखने का है। अब Z1 मतलब क्या है? Z1 का मतलब है कि ये सिंगल स्टार्ट है कि डबल स्टार्ट है कि ट्रिपल स्टार्ट है। ठीक है? तो मान लीजिए कि मैंने कोई एग्जांपल भी ले लेता हूं इसके साथ साथ Z1, Z2 के लिए। तो वर्म वाले है, L इज द लीड, ये लीड है, P पिच है। तो 254 10 5, ठीक है? 254 10 और 5, मान लो इस तरह से कोई डिजिग्नेशन मिलता है आपको, तो आप क्या कहेंगे? Z1 का वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये डबल स्टार्ट है। जो इसका वर्म है, वर्म जो है स्क्रू की तरह बिहेव करता है, ठीक है? तो वर्म जो है वो डबल स्टार्ट है,
यदि 1 लिखा होगा तो सिंगल स्टार्ट, 3 लिखा होगा तो ट्रिपल स्टार्ट एंड सो ऑन। अभी Z2 पे आ रहे हैं। Z2 जो है वो वर्म व्हील पे टीथ कटे हुए हैं, तो Z2 इज द नंबर ऑफ द टीथ ऑन द वर्म व्हील। तो Z2 जो है नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्म व्हील, और ये जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टार्ट्स। पहली डिजिट नंबर ऑफ स्टार्ट, सेकंड डिजिट नंबर ऑफ टीथ ऑन द वर्म व्हील। तो वर्म व्हील तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, उस पर टीथ लगे होंगे आपके इसी तरह से इनवॉल्यूट हेलिकॉइड प्रोफाइल में, ठीक है। वर्म व्हील तो नंबर ऑफ द टीथ जो है वो Z2 से डिफाइन। अब देखो यदि इसमें टीथ Z2 है और इसका मॉड्यूल M है तो इसका डायमीटर हो जाएगा D2 बराबर MZ2। तो जरा सा इधर फॉर्मूले लिख लेते हैं जो हमारे फॉर्मूले काम में आएंगे। D2 इक्वल टू MZ। अभी आ रहा है बेटा 1 by 1 चल रहे हैं ना, थर्ड पे सारे फिगर्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे सुनो तो सही पहले आप। मैंने अभी सिर्फ 2 बताया, चारों चीज लिखी है तो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। यदि मैं इसको बिना एक्सप्लेन करे आगे बढ़ूं तब तो आप कहते हैं कि हाँ साहब ये क्या चीज है। लेट लिसन मी, यू शुड बी गुड लिसनर फर्स्ट। पहली क्वालिटी होती है यू शुड बी गुड लिसनर, सामने वाले को सुनिए, है ना। सो D2 इक्वल टू MZ2। एक मॉडल में डायग्राम बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये तो मैंने वर्क दिखा दिया, ट्रिपल स्टार्ट हाँ चला जाता है, क्वाड्रुपल स्टार्ट हो सकता है, डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट कैसी है। सो दिस इज द स्क्रू और इसमें आपके लगे कटे हुए थ्रेड, दीज आर द थ्रेड्स, ठीक है। अब इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस की हम क्या बोलेंगे, पिच, एक्साइल पिच। सो इट इज P। So P is the axial pitch of the worm. Axial pitch of the worm. ठीक है। अब इसके साथ में यहां पर या नीचे साइड में जहां भी कहें तो एक होगा वर्म। तो मान लीजिए वर्म कुछ इस तरह से है, सर्कुलर। So this is the worm, इसका एक एक्सिस है, it is having some axis. And this is worm wheel. It is also having some axis. It is also having some axis. इसका भी एक एक्सिस है। तो यदि आप फ्रंट से देख रहे हैं तो इसका एक्सिस का तो केवल आपको दिखेगा फ्रंट पोर्शन, सर्कुलर, है ना। और इसका जो एक्सिस है वो पूरा लेंथ में दिखेगा, ठीक है। तो इस एक्सिस में और इस एक्सिस में एंगल कितने डिग्री है, 90 है। 90 बताओ कितना एंगल है, दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस। एक वर्म का एक्सिस है, एक वर्म व्हील का एक्सिस है, ठीक है। पैरेलल होना चाहिए, नो देखो देखो इस पर गियर में पिनियन और गियर, पिनियन का एक्सिस ये हो गया, पिनियन का शाफ्ट ये हो गया, गियर का शाफ्ट ये हो गया। So both the shaft, this shaft is this way, this shaft is this way. Both shafts are parallel, having a certain distance between them. Both shafts are parallel, ठीक है। In helical gear also, the shafts are parallel. In bevel gears, the shafts are at 90 degree. Shafts are intersecting at 90 degree. They are intersecting. यहाँ नहीं intersect कर रहे, यहाँ तो parallel है इस पर में, ठीक है। बिबल में शाफ्ट इंटरसेक्ट करते हैं, वर्म व्हील में शाफ्ट जो है इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, पैरेलल भी नहीं है ना। तो हाँ, तो इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यदि इस तरह से चीजें हैं, इस पर दोनों शाफ्ट पैरेलल, हेलिकल में ये हो, बिबल में ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पे हो, ठीक है। इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पॉसिबल 90 डिग्री पे हो। अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो आप देखें कि नीचे वाला एक्सिस तो वर्म का है जो डस्टर है, और जो पेन है वो क्या है, वर्म व्हील का एक्सिस। तो ना तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ना ही ये पैरेलल।
So one wheels are best used in industrial applications for the shafts, for the locations in which the shafts are not parallel nor intersect. ठीक है, सिचुएशन। तो अब इसमें वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो मान लेते हैं कि इसका 60 टीथ है, तो अभी हमारे केस में कितना है, Z2 54 टीथ है, Z2 तो इसमें तो 54 टीथ लगे हुए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 54 और ये सिंगल स्टार्ट वर्म है। तो एक राउंड में ये कितना डिस्टेंस से आगे बढ़ेगा, PA, ठीक है। तो इसका एक टीथ आगे बढ़ जाता है, वर्म व्हील का एक टीथ आगे बढ़ जाता है, फिर इसके दूसरे राउंड में वर्म व्हील का दूसरा टीथ आगे बढ़ जाता है। तो टीथ बाय टीथ एक एक करके वो आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ी तेजी से घूमता है और ये बड़ा धीरे धीरे घूमता है, ठीक है। एक चीज बहुत तेजी से घूम रही है, एक चीज धीमे धीमे घूम रही है, इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो हायर है। वेलोसिटी रेशियो हायर तभी तो होगा जब एक चीज धीमे चल रही हो, एक चीज बहुत तेज चल रही हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमको हायर वेलोसिटी रेशियो अचीव होता है। तो यहां पर जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो होता है Z2/Z1 यानी कि 54/1 यानी कि कितना, ठीक है। तो एक वेलोसिटी रेशियो के लिए आपके पास फॉर्मूला हो गया I = Z2/Z1। यहाँ पे Z2 है नंबर ऑफ द टीथ ऑन द वर्म व्हील एंड Z1 इज द नंबर ऑफ द स्टार्ट इन द वर्म। Z1 टीथ नहीं है, अभी तक स्पर और हेलिकल में Z1 क्या होते थे, टीथ होते थे पिनियन पर। यहाँ पे Z1 टीथ नहीं है, Z1 स्टार्ट, नंबर ऑफ द स्टार्ट, ठीक है। सो वेलोसिटी रेशियो इज Z2/Z1, करेक्ट। अब देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, it is a pitch, circular pitch, so this distance is P, ठीक है। for the meshing purpose the pitch of this and pitch of this must be equal, axial pitch of the worm, so PA equal to P क्या है, वर्म व्हील का पिच, और PA क्या है, वर्म का पिच, वर्म का एक्साइल पिच। Z2 नंबर ऑफ द टीथ ऑफ द वर्म, तुम सुनते नहीं हो, जिस वक्त बताया जाता है उस वक्त कहां रहता है दिमाग में। Z2 मैंने कम से कम 3 बार बताया कि Z2 इज द नंबर ऑफ द टीथ ऑन द वर्म। अगेन यू आर आस्किंग व्हाट इज Z, है ना। थोड़ा सा एक्टिव भी रहना है क्लास में, मतलब वो चीजें पूछी जाए जो नहीं डिस्कस की तो ठीक है, सेम चीज को रिपीट बार बार नहीं करना चाहिए, है ना। 3 बार बता चुके हैं तो नहीं। तो Z2 is the number of the teeth on the worm wheel, Z1 is the number of the, अभी तक मैं तीसरी पॉइंट में पूछा भी नहीं, मैं इसका आराम से पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। तो Z1 Z2 I equal to Z2/Z1, D2 equal to Z2, I is the velocity ratio, ठीक है। अब मान लीजिए इस केस में मैं देखूं तो वेलोसिटी रेशियो क्या आएगा, 54/8 यानी कि 27, क्योंकि डबल स्टार्ट है। तो डबल स्टार्ट में वेलोसिटी रेशियो क्या हुआ, कम हो गया, क्योंकि आप डबल स्टार्ट होने से वर्म व्हील की स्पीड बढ़ गई, दो टीथ जाने लगे, इसके एक राउंड में 2 टीथ जाने लगे, 2 टीथ पार होने लगे। सिंगल स्टार्ट में 1 टीथ जाता है, डबल स्टार्ट में 2 टीथ जाएंगे, ट्रिपल स्टार्ट में 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो डिक्रीज होता चला जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। कल बताया था मैंने, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो एक दूसरे के अपोजिट है, एफिशिएंसी बढ़ती चली। तो सिंगल स्टार्ट की एफिशिएंसी कम होती है, डबल स्टार्ट की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो फर्स्ट स्टार्ट का ज्यादा होता है, डबल स्टार्ट का कम। ये सब पॉइंट्स इंटरव्यू पर। क्या फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, है ना। और
और यही फॉर्मूला कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो में, और वेलोसिटी रेशियो डिक्रीज हुआ एफिशिएंसी बढ़ जाती है, अपोजिट का रूल है। ठीक है, तो इसका एक्सिस नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। यहाँ d2 इक्वल टू mz2, यहाँ पर d1 इक्वल टू वैसे पीएन में क्या रहता था mz1 होता था ना, लेकिन यहाँ पे mz1 नहीं होता, यहाँ पे होता है mq, q मतलब थर्ड पॉइंट। इसको एक नया पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द डायमेट्रल कोशेंट। हाँ, इस q का मतलब है, लिख लीजिए, q का मतलब है डायमेट्रल कोशेंट। देखो यहाँ पे मॉड्यूल को क्या करते हैं, इस वाले केस में देखें तो d2 by z2, मॉड्यूल क्या है d2 by z2। अब यहाँ पर इसका डायमीटर देखो, ये d1 है, ये तो d1 है, this is the d1 diameter, and what is this? This is d2, ठीक है। वर्मव्हील का डायमीटर, वर्म का डायमीटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगी? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज गिवन बाय half of d1 plus half of d2. So center distance is given by half of d1 plus half of d2. d2 can be written as mz2, ठीक है, और d1 can be written as m into q. तो ये q क्या है? q is the ratio of diameter of the worm and the module of the worm. Module of the wormwheel. Module of the wormwheel. तो हम ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए पैरामीटर आया है कि d1 जो है वो मॉड्यूल ऑफ द वर्मव्हील मल्टीप्लाइड बाय कोई वैल्यू तो होगी, तो उस वैल्यू को हम कह रहे हैं डायमीट्रल कोशेंट। तो कोई पूछे व्हाट इज डायमीट्रल कोशेंट, इट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द वर्म एंड द मॉड्यूल ऑफ द वर्मव्हील। d1 by m हो गया ना सीधा सीधा, q इक्वल टू d1 by m। तो यहां से देखें d1 को लिख सकते हैं mq, d2 को लिख सकते हैं mz2, m कॉमन तो क्या आ गया q plus z2। so this is the formula for the center distance, है ना, this is the formula for the center distance, and the fourth parameter is module। so module is 5, q is 10, z2 is this one। what is the center distance in this case? In this case, what is the center distance? 64, 32, 32, 32, और 160. I by 2, m by 2, उसके बाद अंदर में क्या है? 160 सेंटीमीटर, 160 क्लियर। सेंटर डिस्टेंस हम मतलब इस डिजिग्नेशन से हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो वर्मव्हील की डिजिग्नेशन में 4 पैरामीटर यूज होते हैं, z1 z2 qm, याद रहेगा ना। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा वर्मव्हील पे, उसमें 4 चीजें मिलेंगी आपको यदि डिजिग्नेशन है तो, z1 z2 qm, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, देखो, a pair of worm gear is designated as one oblique 30 oblique 10 oblique 8। ठीक है, कैलकुलेट
Calculate. First, center distance. Second, gear ratio. Third, addendum diameter. थर्ड जो है डायमेंशन ऑफ वर्म, डायमेंशन ऑफ वर्म मीन, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ वर्म एंड डायमेंशन ऑफ वर्म। चलिए चारों करिए जरा, क्या आंसर आता है। डाटा बुक लाए हो, लाना चाहिए आपको, है ना, लाना शुरू कर दीजिए। फोन में देख लीजिए, फोन में तो है ना। सेंटर डिस्टेंस कितनी आ गई? 160। 160 आ रही है। यस सर, ओके, आंसर मिला लेते हैं। Yes, 160 is right. What is the speed reduction? 30. Okay. Now the dimension of the worm. So worm का diameter कैसे निकलता है? M into Q. M पता है? और Q पता है? तो tan एरिया 80 मिलीमीटर वर्म का diameter। देखो D1 का फॉर्मूला, D1 माने क्या है? वर्म का diameter। D1 का फॉर्मूला क्या है? M कितना है? 8, Q कितना है? 10, 8 10 जा वर्म का डायमीटर हो गया। ठीक है, ये कौन सा डायमीटर है वर्म का? पिच सर्कल डायमीटर। अडेंडम डायमीटर, डिडेंडम डायमीटर वो सब अलग होंगे। ठीक है, नहीं वो अडेंडम जो है वो किन के लिए लागू है? वो तो उनके लिए लागू है ना। अब इनके जो अडेंडम डिडेंडम होंगे वर्म के और वर्म व्हील के, इनकी मैसिंग अलग तरह की है ना। शाफ्ट भी नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग है, वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन है, यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यदि आप देखें ये तो वर्म है और ये आपका क्या है? वर्म व्हील है। तो इसके एक रिवॉल्यूशन में ये वर्म व्हील एक टीथ से आगे बढ़ता है, तो टीथ और वर्म के थ्रेड के बीच में स्लाइडिंग होती है। टीथ और वर्म के थ्रेड के बीच में क्या होती है? स्लाइडिंग से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट से पावर लॉस होता है। ठीक है, तो वर्म का जो पावर है और वर्म व्हील का जो पावर है वो अलग अलग हो जाती है। इस पर में आपने देखा होगा पावर इज कांस्टेंट मान के चलते थे, फ्रिक्शन इज वेरी लेस तो पावर लॉस इज वेरी लेस, ऑलमोस्ट इक्वल मान के चलते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर D1 तो आप निकाल ही लोगे L2 से, D2 आप निकाल लोगे Z2 से, M8 Z2 38 क्या 240 वर्म व्हील का डायमीटर ही निकल गया, पिच सर्किल है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डायमेंशन। डायमेंशन में पिच सर्किल भी आ गया, अडेंडम भी आ गया, डिडेंडम भी आ गया, क्लियरेंस भी आ गया, मतलब सब चीजें आ जाती है उसमें, सारी चीजें आ जाती हैं डायमेंशन। तो इसके लिए आप डाटा बुक में पेज नंबर देखें, वहां फॉर्मूले हैं सर, उनको यूज करें। पेज नंबर 23.4 मिला आपको? खोलिए कैलकुलेटर में, उसमें अपने मोबाइल में खोलिए। 23.4 मिल गया? 23.4 हाँ, पेज नंबर और 23.2 सर पेज नंबर कौन सा है? 23.4 वर्म के चैप्टर में देखो 23 पेज नंबर 4 में कौन सा सेक्शन है? अरे आपके जब मोबाइल में अलग खुल रही है वो एडिशन अलग है।
तो उसमें हेडिंग होगी डायमेंशन ऑफ द वर्म एंड वर्म व्हील। अब उसके अंदर देखो डायमेंशन ऑफ वर्म में HA1 बराबर m लिखा है, HA1, तो ये तो वही एडेंडम की वैल्यू, तो निकालो HA1 कितना है, 8 हो गया HA1। टेबल नंबर कौन सी 23.8 ये भी 23.9। यस, ढूंढ लो पहले, मिल जाएगा, मिल गया। अब वर्ब पे काम करो, HA1 कितना है और HF1 2.2 cos gamma minus 1, तो देखो HF बराबर 2.2 cos gamma minus 1 into L, ठीक है, into L। अब ये गामा जो है, ये गामा जो है कहलाता है लीड एंगल। क्या कहलाता है? लीड एंगल। लीड हम पढ़ा था ना, लीड एक राउंड में जितना आगे बढ़ता है वो लीड है, तो एंगल है ना। तो गामा के लिए क्या होता है, हाँ, tan गामा इज Z1/Q, tan गामा इज Z1/Q। तो यहां से गामा कैलकुलेट कर लो और गामा को यहां पे कर दो तो आपका डिटेक्टर आ जाएगा। L/2 वर्ग व्हील पिच सर्कल तो उसी से निकलेगा, लेकिन अडेंडम और डिडेंडम उसके लिए टेबल यूज करनी है 23.9। देखो D1 आया 80, DA1 कितना आ रहा है आपको ये बताओ। 240 DA1 आ रहा है 96। DA1 का फॉर्मूला M2+2 है ना, M2+2। इस टेबल को आप देख रहे हैं, इसमें वर्म वाले में देखो HA1 मतलब क्या है, अडेंडम, उसके बाद HF1 क्या है, डिडेंडम, तीसरे नंबर पे क्या है, C क्लियरेंस, चौथे नंबर पे क्या है, DA1 नॉट आउट, हाँ आउटसाइड कह सकते हो, अडेंडम डायमीटर है ना, इस तरह से आउटसाइड। और फिर क्या है, DF1 डिडेंडम डायमीटर ऑफ द वर्म, वो पिच सर्कल है, D1 = MQ, वो पिच सर्कल, ठीक है। तो वर्म की 5 डायमेंशन दी हुई है यहाँ पे, आप पांचों में से हमको 2 चाहिए इंपॉर्टेंट, DA1 और DF1, ये बता दो। बिना उसके DA1 निकलेगा नहीं। HF1 डिडेंडम, HF1 जो है वो फॉर्मूले से निकाल दो, 2.2 cos gamma minus 1 into tan। आने दो, अब हमें तो DA1 बता दो कितना है। DA1 96 सही है, ठीक है, और गामा 5.7 बना रहा है, ठीक है। अब DF1 कितना है निकालो, 60.97 सही है, 60.97 DF1 सही है। अच्छा अब बताओ एक्साइल पिच कितनी है वर्म की, एक्साइल पिच बताओ, एक्साइल पिच कितनी है वर्म की, कितनी, वन होगी, वन तो नंबर ऑफ स्टार्ट है, तो n कितना है, 8 into m, 8 into पाई निकालो, एक्साइल पिच भी निकल जाएगी आप, 25.132 बिल्कुल सही। HF1 का आंसर इसमें नहीं है, इसमें DF1 का आंसर है सीधे सीधे।
DF1 आ रहा है 60.97 सही है 60.97 फॉर्मूला भेज रहा है पूरा Px इक्वल टू पाई m हाँ Px इक्वल टू पाई m होता है हाँ DF1 is 60.97 अब वर्मवील हो गई क्लियर अब वर्मवील के लिए फॉर्मूला अब वर्मवील का पहले एडेंडम निकालो फिर डिडेंडम निकालो फिर एडेंडम डायमीटर देन द डिडेंडम डायमीटर हाँ यस 5.71 डिग्री हाँ एक ही बात 7.7 तो एक ही चीज है सो डायमेंशन ऑफ द वर्मवील आपकी आ गई DA2 बताइए DA2 D2 तो 240 है जैसे D2 240 अब DA2 बताइए तो 240 से तो ज्यादा ही होगा आंसर 255.84 DF1 आ रहा है 60.97 सर DA2 आ रहा है कितना 255 255.84 बिल्कुल सही और DF2 बता दो $220.81 बिल्कुल सही करेक्ट सही है ठीक है तो ये डाटा को आप ध्यान रखना ये वन की डायमेंशन कुछ याद इसको रेफर कर लेना हम पिच सर्कल तो फॉर्मूलों से निकाल लेंगे लेकिन बाकी फॉर्मूले याद नहीं रखे जा सकते है ना क्योंकि उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं देन यू हैव टू यूज द डाटा करेक्ट चलिए टाइम हो गया अभी है हो गया सर टाइम हो गया तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं तो मैं समराइज कर दूं व्हाट वी हैव डन टुडे वी हैव जस्ट अंडरस्टूड द टर्मिनोलॉजी ऑफ द वर्ड एंड सॉल्व इन वे टर्मिनोलॉजी बाकी आगे करेंगे दो क्लास और लगेंगी आवर टोटल कोर्स विल बी फिनिश्ड फिर रिवीजन करा दूं ओके